हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आपको मेरे पीछे जो एक पानी या जल स्रोत नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है पनामा कैनल। इसका नाम है पनामा कैनल या पनामा नहर कहा जाता है, जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक देश है जिसका नाम पनामा है, वहां से होकर गुजरती है ये रेखा। तो भाई ये क्यों हम पढ़ रहे हैं इस पनामा के बारे में, यहाँ से कुछ जहाज भी गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ विवादों में है। क्यों विवादों में है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? ट्रंप थ्रेटन्स टू रीटेक कंट्रोल ऑफ पनामा कैनल। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो वापस क्या करेंगे, पनामा कैनल के ऊपर रीटेक कंट्रोल कर लेंगे, यानी उसका नियंत्रण जो अभी पनामा के पास है वो वापस यूएस अपने पास ले लेगा। तो यहां से सवाल उठता है कि भाई ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं वो। और दूसरी बात, क्या ये पनामा कैनल को पहले यूएस कहीं ना कहीं कंट्रोल करता था? तो ये कैनल बनी कब और इस कैनल को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये सारी चीजें आज के सेशन में मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे रिलेटेड ये जो आपका जीएस पेपर 2 है एंड जीएस पेपर 1, दोनों ही पेपर से ये रिलेटेड है, तो उसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन से और ज्योग्राफिकल लोकेशन से, दोनों चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। जैसा ये अलग अलग सब्जेक्ट्स आप देखते हैं, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसमें सोसाइटी आ जाता है, समाज आ जाता है। ऐसी जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाता है। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप कैसे पढ़ें, अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो इन सब्जेक्ट्स पर कैसे कमांड करें, तो उसके लिए हमारा P2I फाउंडेशन बैच होता है। इसमें आपको सारी चीज़ें जीएस की बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाती है। 27 दिसंबर से ये बैचेस शाम 6 बजे शुरू हो जाएंगे। आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। 2026-27 के लिए बैच अवेलेबल है। मनीष लाइव कोड लगाना ना भूलें, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। सेम चीज़ 2025 के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक खास हमारा SIP बैच है, जो सक्सेस इन प्रीलिम्स, आपको प्रीलिम्स में सफलता के लिए ये सुनिश्चित करता है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स की जो मांग होती है उनको पूरा किया जाता है। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप इसमें भी एनरोल कर पाएंगे। 5,999 इसकी फीस है। अधिक जानकारी के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, मनीष श्रीवास्तव GS। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको सेशन की PDF भी मिल जाएगी। चलिए, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया वो किस कैनल को लेकर दिया है? पनामा कैनल को लेकर दिया है। ये पनामा कैनल के बारे में अगर हम बात करें तो पनामा नहर दो बड़े महासागरों को जोड़ती है। अटलांटिक से आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक से अटलांटिक या अटलांटिक से पैसिफिक जाने में बड़ी सहूलियत दे देती है, और इसके कारण बहुत कम दूरी अमेरिका को तय करनी पड़ती है। या अमेरिका के अगर हम पश्चिमी तट की बात करें, वहां से पूर्वी तट में जाने में काफ़ी लगभग 800 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस कम हो जाते हैं। कैसे कम होते हैं, इनको भी थोड़ा समझते हैं। तो ये जो अभी विषय है ये चर्चा में क्यों है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं, फिर इसको ज्योग्राफिकल मैप के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी सत्ता नहीं मिली है, इलेक्शन जीत गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने क्या कहा कि नहर को क्या करने वाले हैं, वो फिर से जो है अमेरिका के नियंत्रण में लाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पनामा नहर के मध्य अमेरिकी मार्ग का उपयोग करने पर उनके जहाजों से काफी ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। यहाँ यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ दिक्कत यह है कि जो पनामा नहर है जिसको ऑपरेट किया जाता है, इससे पैसा काफी ज्यादा वसूला जा रहा है। तो आप सारे लोगों को लगेगा भाई किस चीज का ये पैसा लिया जाता है, तो आप सारे लोग सड़कों पर चले होंगे तो सड़कों पर टोल वसूला जाता है। ऐसे ही पनामा नहर से जो जहाज गुजरते हैं वहां पर उनसे पैसा लिया जाता है। देखिए, ये जो पनामा नहर है ये बहुत ही हाईली इंजीनियर्ड कैनल है। क्यों ऐसी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो जल स्तर है वो ऊंचा है और अटलांटिक नीचे है। तो ऊपर से नीचे लाने के लिए इसमें एक हाई टेक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। उसका पैसा पनामा देश को मिलता है, और वहां पर ये पूरा मार्ग ऐसा है पनामा कैनल का जिसमें 8 घंटे लगभग लगते हैं। 8 घंटे का समय लग जाता है। 80 किलोमीटर 82 किलोमीटर के आसपास ये नहर है, और जहाज़ों को यहाँ पर ज़्यादा अत्यधिक समय लगता है। उन जहाज़ों के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए कई बार वहाँ पर जो मशीनरी है उस जल स्तर को बढ़ाती है, फिर दूसरे के साथ मैच कराती है, फिर उसको वहाँ पर लेकर जाती है। ऐसे कई टर्न्स लेते हुए ये आगे बढ़ता है। तो इस पर पनामा देश जो है इसकी कमाई होती है। अब अमेरिका का कहना है कि ये कहीं ना कहीं चीन से भी प्रभावित है।
चाइना का भी इसमें इन्फ्लुएंस है, इस कारण ये लोग ज़्यादा वसूलते हैं। तो हम इसको वापस से अपने पास ही ले लेंगे जैसे हमारे पास ये पहले था। तो अब ये सवाल उठता है ये कब था पहले, कब ये नहर बनी, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जहाज़ों से काफ़ी ज़्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका को कहीं दोबारा पनामा नहर पर नियंत्रण ना करना पड़े। ट्रंप के बयान के बाद पनामा के राष्ट्रपति की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि भाई चाइना का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और ये हमेशा से पनामा का लैंड था और पनामा के ही पास ये रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट पे लिखा है कि हम आगे चलकर इसको देखेंगे। लेकिन ये बवाल जो उठा है वो चाइना को लेकर तो उठा है, लेकिन मैं जैसा आपको बता रहा हूँ ये पहले अमेरिका के ही नियंत्रण में था, लेकिन पनामा और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ, उसके बाद इसका पूरा का पूरा हक किसको दे दिया गया, पनामा को दे दिया गया। तो अगर हम देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जहां पर दक्षिण अमेरिका शुरू होता है और उत्तर अमेरिका खत्म होता है, यहीं पर एक देश है जिसको पनामा कहा जाता है। और इसी पनामा ने क्या किया है, कनेक्टिविटी दे दी है अटलांटिक से प्रशांत महासागर के बीच में। तो ये आपको सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश मिलेंगे, जैसे यहां पर आपको ग्वाटेमाला है, बेलाइज है, होंडुरस है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, और यहीं पर आती है पनामा नहर। और ये पनामा नहर कहीं ना कहीं यहां पर अटलांटिक जो कि थोड़ा नीचे है और ये पैसिफिक जो कि ऊंचा है, इनके बीच में कनेक्टिविटी देता है। तो ये मैक्सिको के ऊपर ही यूएस है, तो यूएसए की सीमाओं को भी बहुत नज़दीक ला देता है ये। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए के पश्चिमी तट पर है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, और न्यूयॉर्क सिटी ईस्टर्न कोस्ट पर है। इस पनामा कैनल की मदद से ये दूरी लगभग आपकी 5200 नॉटिकल माइल्स के आसपास है। और अगर यही चीज अगर पूरा का पूरा प्रशांत महासागर से होते हुए अटलांटिक पे जाया जाए तो ये 13,100 नॉटिकल माइल्स के आसपास है। तो करीब 8,000 नॉटिकल माइल्स की दूरी इस पनामा नहर के बनने से बच गई है। और ये जब नहर बनी थी उसके बाद से 1914 में इस नहर का निर्माण हुआ था, तब से लगातार इसका प्रयोग व्यापारिक मार्ग के तौर पे किया जाता है। दुनिया भर के देश 80% से ज्यादा जो व्यापार करते हैं वो समुद्री मार्ग से करते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पनामा नहर के बारे में बात करें तो कितने किलोमीटर लंबी है, 85 किलोमीटर लंबा एक कृत्रिम जल मार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये समुद्री व्यापार के लिए एक मार्ग है। इसे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की यात्रा में लगभग 12,600 किलोमीटर की कमी आ जाती है। और पहला जहाज 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर से गुजरा था। तो ये कब से चालू है, 15 अगस्त 1914 से। लेकिन ये शुरुआती दौर पर अमेरिका के पास था। 1999 से 1999 से ये किसके पास चला गया है, पनामा के पास चला गया। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति नवनिर्वाचित हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो वही कह रहे हैं कि वो पहले अमेरिका ही उसको संभालता था, लेकिन समझौते के बाद पनामा को दे दिया गया था। तो अगर शुल्क ज्यादा वसूलेंगे तो हम वापस आपसे ले लेंगे। तो यहां पर अमेरिका और पनामा के बीच में क्या समझौता हुआ था, तो अमेरिका ने बड़े पैमाने पर नहर का निर्माण किया और दशकों तक मार्ग के आसपास के क्षेत्र की देखरेख की। लेकिन अमेरिका और पनामा ने 1977 में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने नहर का पूर्ण पनामा के नियंत्रण वापस लाने का मार्ग प्रशस्त किया। यानी इसका पूरा का पूरा हस्तांतरण हो गया, ये ट्रांसफर हो गया पावर किसके पास, पनामा के पास। और अमेरिका ने 1999 में मार्ग का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया। तो 1999 से पूरी तरह से पनामा, ये 1977 के समझौते के बाद 99 से ये पूरा हक जो है वो पनामा के पास ही। अब पनामा इसको मेंटेन करता है। अब देखिए मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, जैसे अटलांटिक से जैसी जहाज प्रवेश करेगा यहां पर, तो क्या होता है, स्टार्ट द वेसल्स पेज द टोल एंड ट्रांजिट थ्रू द गाटून लॉक्स। अब यहां पर प्रवेश होते ही इनको क्या देना होता है, एक टोल वसूला जाता है, एक शुल्क लिया जाता है। और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है गाटून लॉक। ये यहां से जहाज प्रवेश कर रहा है, यहां पर शुल्क वसूला जा रहा है, फिर आ जाता है गाटून लॉक। गाटून लॉक क्या है, इन दीज लॉक्स द वेसल इज रेज्ड टू 26 मीटर्स। यानी यहां पर अटलांटिक महासागर नीचे है, प्रशांत ऊपर है, तो इसको ऊपर ले जाना होता है। तो ये 26 मीटर इसको ऊपर ले जाता है। आप सोचेंगे भाई पानी से ये ऊपर कैसे जाता है, तो क्या करते हैं, इस पानी को लॉक कर दिया जाता है। मतलब दोनों तरफ से जब जहाज यहां पर खड़ा है तो जहाज को दोनों तरफ से वेसल्स एक हाईली इंजीनियर्ड तौर पर लॉक कर दिया जा रहा है और उसके अंदर पानी बढ़ाया जा रहा है। पानी बढ़ने के कारण उसका लेवल बढ़ जाता है और उसके लेवल बढ़ने के बाद इस गेट को खोलकर थर्ड चरण में इसको भेज दिया जाता है। तो गाटून लॉक जो है इसको 26 मीटर ऊपर लेकर जाता है ताकि ये गाटून लेक की बराबरी पर आ पाए। यहां पर समुद्री स्तर नीचे है, जैसे मान लीजिए नीचे है, तो नीचे से ऊपर लाने के लिए पहले क्या किया जाएगा, एक स्तर पे लाया जाएगा, फिर इसको ऊपर उठाया जाएगा, फिर इसको सीधे आगे बढ़ाया जाएगा।
तो फिर ये गाटुन लेक के पास आती है। द वेसल एंटर्स गाटुन लेक एंड नेविगेट 34 किलोमीटर, और यहां पर ये 34 किलोमीटर लगभग सफर तय करता है। कहां तक? एक जगह है कुलेब्रा कट। तो सबसे पहले एंट्री होती है, फिर आपका आता है गाटुन लॉक, फिर गाटुन लेक, और गाटुन लेक के बाद कुलेब्रा कट आता है। जो कुलेब्रा कट है, ये कुलेब्रा कट का क्षेत्र है। तो कुलेब्रा कट में ट्रांजिट जो है यहां 13 किलोमीटर का है, और इसके बाद जो है आपका यहां पर मीरा फ्लोर्स लेक्स आती हैं। ये मीरा फ्लोर लेक्स वाला जो क्षेत्र है, वेसल्स नेविगेट 1.6 किलोमीटर, और यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा रास्ता तय करने में शिप टेक्स एन एवरेज ऑफ 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे जहाज को इस रास्ते में लग जाते हैं। अब यहां पर आपको कुलेब्रा कट देखने मिल रहा है। कुलेब्रा कट के बाद ये पेड्रो मिगुएल लॉक आता है। यहां पर वेसल को वापस से नीचे लाया जाता है और इस लेक के बराबर में लाया जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पर मिरा फ्लोर्स लॉक आता है। इसको और थोड़ा नीचे किया जाता है पैसिफिक ओशियन के तहत, तो ये धीरे धीरे फिर यहां समुद्र में जा पाता है। तो इतनी हाईली इंजीनियरिंग इसमें लगती है। तो इसी का तो पैसा कौन वसूलता है? पनामा देश वसूलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है वो यही है कि अगर इस पर जो शुल्क वसूला जा रहा है, एक तरफ मैक्सिको एक तरफ पनामा कह रहा है कि भाई हम जो पैसा लेते हैं वो जायज पैसा है, अमेरिका कह रहा है ज्यादा ले रहे हो। तो इसको लेकर अमेरिका ने अभी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। अब सत्ता आने के बाद इसका हक क्या अमेरिका के पास वापस जाता है, ये आगे आने वाली बात है। आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे P2I फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मनीष लाइव कोड यूज करके आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। 27 दिसंबर से इसकी क्लास शुरू होंगी। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम जो है, इसकी क्लासेस आज अंतिम तिथि है एडमिशन लेने की। तो मनीष लाइव कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम ग्रुप है, किसी पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। PDF आपको यहीं से मिलेगी। आशा करता हूं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।